चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा, इस चैप्टर को खत्म करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को डिस्कस करके। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है डिफरेंशिएट between plant cell and animal cell। जैसा कि हमने अपने सारे वीडियो लेक्चर्स में देखा, प्लांट सेल और एनिमल सेल, हमने इन दोनों की डिटेल में स्टडी की और हमने ये देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं कि कोई ऐसा होता है तो कोई ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन की वेटेज करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। आंसर में हम टैबुलर फॉर्म में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला टेबल बनाएंगे हम एनिमल सेल का, दूसरा टेबल बनाएंगे प्लांट सेल का, जब भी आप एग्जाम में डिफरेंसेस लिखें तो हमेशा टेबल स्केल के थ्रू स्केल का यूज करके बनाएं, इससे आपका आंसर और नीट लगता है। तो जो एग्जामिनर है वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी मार्क्स देता है। जितना साफ लिखोगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपको ज्यादा नंबर मिलने की, कंपेरेटिवली टू गंदा लिखा हुआ। तो पहला डिफरेंस है एनिमल सेल आर स्मॉल इन साइज। अब प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट सेल्स आर कंपैरेटिवली बिगर इन साइज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट सेल्स छोटे होते हैं, एनिमल सेल्स बड़े होते हैं। हमने कंपैरेटिवली वर्ड का क्यों यूज किया? क्योंकि हर चीज कंपैरिजन के थ्रू होती है। मतलब अगर आप किसी को इंटेलिजेंट बोलते हो और किसी को डल बोलते हो तो कैसे होता है? क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है इन कंपैरिजन टू द डल चाइल्ड। सो दुनिया में हर चीज रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब कि एक चीज से रिलेट करके ही हम दूसरी चीज को कम या ज्यादा कहते हैं। तो अगर एनिमल सेल छोटा है, अगर एनिमल सेल से मेरे 2 उंगलियों के बराबर है, तो जो प्लांट सेल है वो 4 उंगलियों के बराबर है। तो कंपैरेटिवली बिगर इन साइज होता है हमारा प्लांट सेल। अब सेकेंड डिफरेंस जो कि आप सबको पता है, एनिमल सेल में डजंट हैव सेल वॉल। अब प्लांट सेल में क्या है? इट हैज सेल वॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस हमारे पास है प्लांट सेल में क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में डज नॉट पोजेस प्लास्टिड्स। अब एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स लार्जर इन साइज। लार्जर या बिगर, क्योंकि स्मॉल के साथ हम बिगर यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 डिफरेंस। तो जैसा मैंने आपको बताया, डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ क्वेश्चन, उसी तरह से आप अपने आंसर को आंसर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप इन दोनों का डायग्राम बना सकते हो कि एनिमल सेल में आप एनिमल सेल बना सकते हो जिसमें आप उसके इंटरनल कंपोनेंट्स बना सकते हो। जैसे कि अब मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। जैसे अब अगर मैं एनिमल सेल ड्रॉ करूं तो एनिमल सेल की रफली शेप हमने ये बना दी। इस शेप में हम साइटोप्लाज्म दिखा सकते हैं। बुक से देख के आप डायग्राम्स अपने और अच्छे बना सकते हैं, ये सिर्फ मैं रफ रेफरेंस के लिए बना रहा हूं। फिर हम न्यूक्लियस दिखा सकते हैं,
फिर हम यहाँ पे वैक्यूल दिखा सकते हैं, फिर हम इसके बाद लाइसोसोम दिखा सकते हैं, जोम, फिर यहाँ पे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा सकते हैं, और ऐसे हमने एनिमल सेल बना दिया है। अब इसमें हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिखा सकते हैं। तो ये हमने एनिमल सेल का रफ डायग्राम बना के दिखा दिया। फिर अब हम प्लांट सेल का अगर डायग्राम बनाए तो प्लांट सेल रफली इस शेप का होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये हमने दिखा दिया। फिर हमने न्यूक्लियस दिखा दिया। फिर हम वैक्यूल दिखाएंगे। वैक्यूल सिंस इसमें बड़ा होता है तो ये हमने वैक्यूल दिखाया, ये हमने न्यूक्लियस दिखाया, ये हमने सेल वॉल दिखाई, ये हमने सेल मेम्ब्रेन दिखाई। तो अब हमने डायग्राम में प्लांट का रफ डायग्राम बना दिया प्लांट सेल का। अब इसमें भी हमारे पास न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, सब कुछ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंडिंग अपॉन वेटेज हम उस हिसाब से कंटेंट ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 4 या 5 लेबलिंग्स दिखा दी डायग्राम में, तो अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने 5 डिफरेंसेस बता दिए विद डायग्राम्स, तो मोर देन इनफ है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। आइए इस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। मतलब हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से थे, जो कि प्रिमिटिव थे, और यूकैरियोटिक सेल कौन से हैं, जो कि एडवांस सेल हैं, जैसा कि हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया था। तो आइए पहले एक टेबल बनाते हैं। ये जो हम सारे क्वेश्चंस और आंसर्स लिख रहे हैं दोबारा से, इवन दो हमने चैप्टर्स में डिस्कस किए हुए हैं, ये हम आपके नोट्स की रेफरेंस में लिख रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे की पेस अलग होती है। तो हर बच्चे की पेस के हिसाब से टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। कोई बच्चा एक बार पढ़ के समझ जाता है, कोई बच्चे को बार बार एक ही चीज समझानी पड़ती है। बट सिंस ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं, तो ये वाइडर ऑडियंस के लिए बने हैं, इसलिए हमें अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। तो आइए, पहला डिफरेंस है, most prokaryotic cells are unicellular। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल में मोस्ट यूकैरियोटिक सेल आर मल्टीसेलुलर। जैसे इसमें यूकैरियोट में EU आता है स्पेलिंग में, बट हम इसे क्या कहते हैं, यूकैरियोट, तो इसमें E साइलेंट होता है। तो ये था पहला डिफरेंस। हमारा दूसरा डिफरेंस इसके अंदर आता है, साइज ऑफ सेल इज स्मॉल। इसमें साइज ऑफ सेल इज कंपैरेटिवली, इसमें सेल का साइज लार्ज है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जब भी हम डिफरेंस करते हैं तो हम टर्म कंपैरेटिवली यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो हमने कंपैरेटिवली स्मॉल और बड़ा बोला है, तो इसमें अगर आप बुक में फिगर्स देखो तो ये होता है 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, और यहां पे होता है 50 to 100। तो ये था हमारा दूसरा डिफरेंस। अब अगर हम तीसरे डिफरेंस में आए, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो मेन डिफरेंस है, ये क्या है, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड।
इसमें है न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर रीजन हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। और यहां पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो ये जो थर्ड फोर्थ डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो अगर आप ये वाला डिफरेंस मेंशन नहीं करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को मेंशन करे बिना आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है, इट कंटेन्स, ये हमने सारा चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, अ सिंगल क्रोमोसोम। अब इट कंटेन्स मल्टीपल क्रोमोसोम्स। ठीक है, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, इट कंटेन मल्टीपल क्रोमोसोम्स। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। अब ये जो हमने मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की बात की है, ये कौन से होते हैं, जैसे गोल्गी एपरेटस, या लाइसोसोम एटसेट्रा। ठीक है, यहां पे हमारे पास गोल्गी एपरेटस इज एब्सेंट। ठीक है, ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जो कि हमने टैबुलर फॉर्म में लिखा है। तो ये इसमें हमने सारे मेन डिफरेंसेस कवर किए हैं, और डिपेंडिंग अपॉन वेटेज के कितने वेटेज का क्वेश्चन होता है पेपर में, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर लेंदी पेपर होता है और अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर का आंसर लिख दोगे तो आपके लिए वेस्ट है, क्योंकि आप ना पेपर रिवाइज कर पाओगे, ना कि आप अपने आंसर्स को रिव्यू कर पाओगे, और शायद से आपका पेपर भी छूट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम से टूट जाएगा या ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा। तो अगर वन वर्ड आंसर लिखना है तो ऐसे में क्या होगा, सेल विल डाई इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन suddenly then the cell will die। तब सेल मर जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज plasma membrane regulates the movement of substances in and out of the cell। ये जो सब्सटेंस अंदर बाहर सेल के आ रहे हैं, इनका रेगुलेशन, इनकी मूवमेंट ये कंट्रोल करता है बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन से ये इसका मूवमेंट कंट्रोल करता है। Thus, if
plasma membrane is affected, then this function is affected and cell dies. ठीक है, तो अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर या ब्रेकडाउन होता है तो उस केस में ऐसा होता है हमारे पास। क्वेश्चन 4 है, व्हाट वुड हैपन टू अ लाइफ ऑफ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस। तो इस क्वेश्चन में ये लोग क्या पूछ रहे हैं, ये लोग इनडायरेक्टली फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस पूछ रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, ये क्या पूछा है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस। तो चलिए आंसर लिखते हैं सीधा, हमने सब कुछ चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देखो, रोल्स परफॉर्म्ड बाय गोल्गी एपरेटस। ठीक है, पहले तो मेम्ब्रेन of Golgi apparatus is connected to ER membrane. It collects simple molecule and combines them to form complex molecule. ठीक है, ये फंक्शन करता है। ठीक है, हाँ, तो पहले तो इसने स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट किया, फिर उन्हें बिगर मॉलिक्यूल्स में कंबाइन किया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में फॉर्म किया। ठीक है, तो जो इसका फंक्शन है, द स्टोरेज फंक्शन modification and packaging will not be possible। मतलब स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, गोल्गी एपरेटस जो परफॉर्म करता है वो सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये थे हमारे 2 पॉइंट्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो गोल्गी एपरेटस करता है, ये वाला फंक्शन जो परफॉर्म नहीं हो पाएगा, वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। will not be possible because there will be no enzymes present by the Golgi apparatus। ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट जो है वो है, इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब सिंस गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो लाइसोसोम भी हमारे फॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए फंक्शन ऑफ लाइसोसोम विल बी फर्दर इफेक्टेड। ठीक है, तो हमने ये देखा अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होएगा तो उससे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने ये देखा कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है, गोल्गी एपरेटस करता क्या है। गोल्गी एपरेटस पहले तो हमारे
सिंपलर शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में फॉर्म करता है, या सिंपलर सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में फॉर्म करता है। फिर ये क्या करता है, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स करता है। ये इसका फंक्शंस में है, ठीक है। तो ये परफॉर्म नहीं हो पाएगा। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर भी करता है, ठीक है। फिर लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो जो ये सारे फंक्शंस है, ये सारे फंक्शंस इफेक्ट हो जाएंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है which cell organelle is known as powerhouse of the cell। ठीक है, which cell organelle is known as powerhouse of the cell। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा सेल ऑर्गेनल हमें पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है, एनर्जी करेंसी, जो कि एटीपी है, उसकी फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिससे सेल अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया is known as the powerhouse of the cell। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इट क्रिएट्स एनर्जी फॉर द सेल एंड दिस प्रोसेस of creating energy and this process of creating energy is known as cellular respiration। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पहले सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैसे, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दिस एनर्जी is produced in the form of ATP। ATP क्या था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP is the energy currency of the cell। ठीक है, ATP क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, ठीक है। फॉर दिस रीजन, these reasons, mitochondria is known as powerhouse of the cell। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे अभी मैंने आपको एटीपी बताया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉस्फेट के, ठीक है। तो अब आपको हिंट देने के लिए, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तब क्या हो रहा है, हमारे पास है एडीपी प्लस एनर्जी गिव्स एटीपी। फिर जब हमें एनर्जी चाहिए, मतलब कंबस्टन, जैसे फॉसिल फ्यूल में कंबस्टन होता है, ऐसे जब हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए तब क्या होता है, एटीपी ब्रेक्स डाउन इनटू एडीपी प्लस एनर्जी। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे एनर्जी सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है और एनर्जी सेल के अंदर रिलीज होती है। यहाँ पे एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी है
एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है कि ये दोनों होते क्या है और कैसे प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी सेल में। जब भी सेल को एनर्जी स्टोर करनी है तो एडीपी प्लस एनर्जी से एटीपी बनाता है, और जब सेल को एनर्जी रिलीज करनी है तो वो एटीपी से एडी एनर्जी रिलीज करता है व्हाइल प्रोड्यूसिंग एडीपी, जो कि है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स constituting the cell membrane gets synthesized। इस क्वेश्चन का मतलब है कि लिपिड्स और प्रोटीन्स कहां पे बनते हैं। आइए क्वेश्चन लिखते हैं, where do lipids and proteins constituting cell membrane get synthesized। मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स कहां पे बनते हैं। तो जैसा कि हमने अपने चैप्टर में देखा था, अपने पुराने वीडियो लेक्चर में देखा था कि लिपिड्स और प्रोटीन्स कहां पे बनते हैं। लिपिड्स और प्रोटीन्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। ये आंसर में लिखते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स constituting cell membrane get synthesized in ER। ER यहां पे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन्स यहां पे बनते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो पार्ट्स है हमारे, SER जो कि हमारा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड्स। दूसरा हमारा क्या था, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, राइबोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। राइबोसोम्स which produce proteins। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा लिपिड्स प्रोड्यूस करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लेबलिंग भी कर दिया है। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा लिपिड्स प्रोड्यूस करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा इनडायरेक्टली प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये कवर करता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड। अमीबा अपना फूड कैसे लेता है। ठीक है, हमने चैप्टर में एक प्रोसेस पढ़ा था, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या था, जिसमें सेल मेम्ब्रेन अपनी शेप चेंज करती है और उस शेप चेंज करने से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी चीज ले ले। तो अमीबा अपना फूड एंडोसाइटोसिस के थ्रू लेता है। तो अमीबा obtains its food through the process of एंडोसाइटोसिस। ठीक है, यहां पे जो वर्ड है एंडोसाइटोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टर्म है एंडोसाइटोसिस, ये टर्म पूरा ही आंसर को एक्सप्लेन कर देता है। अब क्या होता है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन
enables it to engulf food, जो कि यहां पे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, फ्रॉम द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट से फूड इनगल्फ करने में हेल्प करता है और इससे हमारा फूड हो जाता है। तो ये हमने सॉर्ट ऑफ एंडोसाइटोसिस को एक्सप्लेन किया है। अब अगर मुझे इसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है तो मैं इसे ऐसे बताऊंगा। पहले ये था हमारा अमीबा, फिर हमें दिखा एक फूड पार्टिकल, फिर इसने अपनी शेप चेंज की फूड पार्टिकल के अराउंड, फिर इसने उस फूड को स्वॉलो कर लिया। ये जो इसकी फीट एक्सटेंड हुई हैं, इसे हम सूडोपोडिया भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा था अमीबा, जिसमें ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस था। अब ये हमारा फूड पार्टिकल अब इसने एंडोसाइटोसिस के थ्रू अपनी शेप चेंज की, फिर ये क्या है, इनगल्फ फूड पार्टिकल। ठीक है, इसने इस फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या है, एंडोसाइटोसिस का, मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, व्हाट इज सूडोपोडिया? सूडोपोडिया क्या है? सूडोपोडिया कुछ नहीं है, सूडोपोडिया है जब एंडोसाइटोसिस में अमीबा की जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है वो अपनी शेप एडजस्ट कर लेती है, जिससे वो फूड को इनगल्फ कर ले। उस एक्सटेंशन को हम कहते हैं सूडोपोडिया। जैसे ये फूड था, ये एक्सटेंशन थी। सिंस हमारी एक्सटेंशन है तो इसे हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन produced during endocytosis is called false feet और सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस और सूडोपोडिया के बारे में। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है व्हाट इज ऑस्मोसिस? अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस है हमारा एक्सचेंज ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे मेरे पास ये एक वाटर टैंक है, जबकि हमने सेल्स की बात की है। ये मेरी क्या है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, तो पानी हाई टू लो जाएगा। ये क्या हमें रेड एरोस क्या दिखा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसे आंसर में लिखते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from a region of higher concentration to a region
of lower concentration through a semi-permeable membrane. इस आंसर में मैंने एब्रिविएशंस यूज किए हैं जो कि हैं ये कंसंट्रेशन, रीजन, एसपीएम। ये आंसर को मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए यूज किए हैं, बट आप एग्जामिनेशन में पूरा लिखेंगे। तो ये है लोअर, ये है हायर, ये है कंसंट्रेशन, ये है रीजन, and SPM stands for semi permeable membrane। तो ये सारे यहाँ पे हमने कीवर्ड्स यूज किए हैं। ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली थ्रू वाटर टैंक दिखाया, ये हमने सेल के केस में पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, बट अभी इसमें हमसे इन जनरल पूछा है तो हम इतना ही बताएंगे। अब इन्होंने हमें जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, टेक 4 peeled potato halves and scoop each one out to make potato cups. One of these potato cups should be made from boiled potato. Put each potato cup through containing water now. अब इन्होंने 4-5 पार्ट्स दिए हैं। A, keep a cup empty. B, put 1 tablespoon sugar in cup B. C, put 1 tablespoon salt in cup C. And D part. तो आइए हम एक एक करके पार्ट्स देखते हैं। पहले पार्ट में क्या है? पहले पार्ट में हमारे पास था कीप कप ए एम्प्टी। तो आंसर 9 में क्या होगा? जब हमने कप ए को एम्प्टी रखा तो वाटर गैदर हो जाएगा। इन हॉलो पोर्शन। ऐसा क्यों? ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। बी पार्ट में हमारे पास क्या है? पुट 1 टेबलस्पून शुगर इन कप बी, तो नो वाटर गैदर्स। सी पार्ट हमारे पास क्या है? पुट 1 टेबलस्पून सॉल्ट इन कप सी, इसमें भी नो वाटर गैदर्स। डी पार्ट में क्या है? पुट 1 टेबलस्पून शुगर इन बॉइल्ड पोटैटो कप, इसमें क्या होगा? वाटर इज नॉट एबल टू एंटर। as boiling denatures the protein present in potato. तो osmosis does not occur. अब इस केस में ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसका मैंने आपको सीधा आंसर्स लिखवा दिए, अब ये है क्या? इसमें इन्होंने क्या बोला कि एक पोटैटो लो, उसे काटो, उसका पोटैटो का कप बनाओ, फिर उसमें इन्होंने 3-4 हमें केसेस बताए कि पहले इस कप को एम्प्टी रखो, फिर उस कप के अंदर शुगर डालो, उस कप के अंदर सॉल्ट डालो, फिर उस कप के अंदर जो इन्होंने लास्ट बोला कि 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर डालो। तो ये सब केस में ये लोग क्या बता रहे हैं? ये सब केसेस में ये लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे हमने आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में देखा था कि अगर बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कि अगर बाहर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जैसे शुगर सॉल्यूशन अगर बाहर कॉन्सेंट्रेटेड है तो पोटैटो से बाहर, अंदर से बाहर पानी जाएगा। बट अब अगर बाहर कंसंट्रेशन कम होगी, कि जैसे बाहर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो फिर अंदर से हल्के पानी आएगा। तो ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए हैं, ये इन्होंने ऑस्मोसिस के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे और इन आंसर्स को देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बस ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल्स यूज हुए हैं एंड इन्होंने 4 केसेस डिस्क्राइब किए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस के साथ साथ हमने एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, प्लस हमने एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा है, हमने सारे इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, प्लस हर टॉपिक को इजीली डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप हमसे चैट के थ्रू या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।